गुड मॉर्निंग ऑल। अभी शायद कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोग उनके लिए वेट करते हैं। नवीन ऑनलाइन है। नवीन, गुड मॉर्निंग। हाय माला, हाय मयंक, हाय अजीत। ITI मुंगेर से राजीव रंजन सर ऑनलाइन है। हेलो राजीव सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सर अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। चलिए, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। और जब हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम अभी ये बात क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए, मतलब एक बार ही हमें लगता है ना कि अचानक से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों, हम लोग किस बारे में बात करना चाह रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही क्यों। हम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर सकते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर सकते हैं। हम लोग जब कक्षाओं में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ते हैं या दूसरे तमाम स्किल्स पढ़ते हैं, बिहेवियरल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, IT स्किल्स, ये सब हमें मदद करती हैं एम्प्लॉयबल बनाने में। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो उसका उद्देश्य क्या है? हम लोग क्यों बस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इस समय फोकस कर रहे हैं? कोई आइडिया? आशा है हम सबको दिख रहे होंगे। चलिए बढ़ते आगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करने से पहले हमें भारत में एम्प्लॉयमेंट का अभी का जो सिनेरियो है उसको समझने की जरूरत है कि भारत में अभी रोजगार की क्या दशा है। हम सभी जॉब मार्केट में आते हैं अपने हिसाब से, अपने पसंद का जॉब ढूंढने के लिए। अपने पसंद का जॉब मतलब जहाँ पे हमारा स्किल सेट हो, हम जिसमें इंटरेस्टेड हो और जहाँ पे हमारा नॉलेज भी अच्छा हो। मतलब एक कहते हैं ना, हम लोग जब भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो हम लोग पहली दशा में क्या किस किस उद्देश्य के साथ हम लोग किसी जॉब को सर्च करते हैं। पहला उसमें ये होता है कि हमारा तो या तो उसमें इंटरेस्ट हो, दूसरा उसके साथ इंटरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा उस विषय में या उस जो भी ट्रेड में हम जिसमें जॉब करना चाह रहे हैं उस विषय में हमारा एक इन डेप्थ नॉलेज हो, वर्किंग नॉलेज हो। तो भारत में रोजगार की क्या दशा है ये जानना जरूरी है तब जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम लोग ये बात कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना है कि भारत में हम लोग किन जगहों पे हमें रोजगार मिलता है और वो परिदृश्य क्या है। पहला तो है कि जहां हम रूरल इकोनॉमी में अपना सर्विसेज देने को जाते हैं, एक रूरल वर्कफोर्स का पार्ट होते हैं जहां पे हम एग्रीकल्चर में अपने लेबर को यूटिलाइज करते हैं। दूसरा है अर्बन इनफॉर्मल। एक इनफॉर्मल सा सेटिंग है। इनफॉर्मल जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीज आती है कि हमें वो जो सोशल सिक्योरिटी एक फॉर्मल जॉब में आती है वो नहीं मिलती। अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमिक, अर्बन अर्बन इनफॉर्मल वर्कफोर्स का अगर कोई एग्जांपल आपके पास हो तो आप दे सकें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? कमेंट सेक्शन में हाय हेलो कुछ तो लिखें। रनीश कुमार सिंह कह रहे हैं 21वीं सदी के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसा माला कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हम लोग इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, हम लोग आते हैं उस पर थोड़ी देर में आएंगे।
लेकिन उससे पहले हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वर्तमान भारत में जो वर्तमान में हम कहाँ कहाँ अपना लेबर का खपत कर रहे हैं। लेबर की जब बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो वर्कफोर्स है वो किन किन सेक्टर्स में बटा हुआ है और कहाँ कहाँ काम कर रहा है। पहला तो था रूरल फार्म बेस्ड, दूसरा है अर्बन इनफॉर्मल और तीसरा है अर्बन फॉर्मल। आप लोगों को ये जानकर बहुत एक डेटा है मतलब हमारे एम्प्लॉयमेंट का कि हमारा जो 93% वर्कफोर्स है, जब हम वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं तो हम उन तमाम लोगों की बात कर रहे हैं जो 15 साल से लेकर के 60 साल के बीच के होते हैं और लेबर में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कंट्री के वर्कफोर्स में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसमें से 93% लोग इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट हैं। जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम रूरल फार्म बेस्ड और अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर दोनों की बात कर रहे हैं। बस और बस 7% जो लोग हैं वो अर्बन फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। इससे एक और बात हमें एक ट्रिविया क्वेश्चन याद आ रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए हमें। अब आते हैं हमारी ग्रोइंग वर्कफोर्स पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जनसंख्या जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते चली जा रही है। पहले मतलब अगर हम 50 के दशक से देखें, अगर 50 के दशक से काउंट करना शुरू करें तो ये जो जनसंख्या का राइस है ये एक एक्सपोनेंशियल राइस रहा है। और जैसा कि हम कई सारे स्पीचेस में भी सुनते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो 35 के आधी के करीब जनसंख्या जो है हमारी वो 35 साल के नीचे की है। इसका मतलब यह है कि हम एक युवा देश हैं और आने वाले समय में हमारा जो ये वर्कफोर्स होगा, ये लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट होगा ये बहुत ही ज्यादा होगा। अगर अभी के सिनेरियो की बात करेंगे, ये एक ग्राफ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से लिया गया है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एक एवरेज हमारा जो भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये उस चीज का ग्राफ है। 2019 में ये 49.8% के आसपास था। इसका मतलब ये है कि हमारी जो जनसंख्या है करीब करीब उसका आधा हिस्सा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेंट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक आपको राइस दिखेगा। वो राइस क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो राइस ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा जो जनसंख्या है आने वाले समय में और अधिक लोग 15 से 60 साल की आयु के होंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा वर्कफोर्स का जो पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है पॉपुलेशन में वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। एक अनुमान के हिसाब से ये अराउंड 2022 तक ये 52 से लेकर के 53% के बीच में ये होवर करता रहेगा। ये एक फोर्ब्स का डेटा है जिसके हिसाब से कहा गया है, ये 2018 का डेटा है कि भारत में औसतन लगभग 1.2 करोड़ लोग हर साल जॉब मार्केट में आते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है हमारे आबादी का। हमारी आबादी अभी अराउंड 137 करोड़ के आसपास की है। दूसरा यह है कि इतने लोग तो आ रहे हैं, लगभग 1.2 करोड़ लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, पर जॉब कितने हैं? हर साल फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो केवल 50 से 60 लाख ही नए जॉब मार्केट में आते हैं। अब एक बार सोच के देखिए कि यह कितना अजीब सा सिचुएशन है नहीं कि 50 से 60 लोग, 1.2 करोड़ लोग आ रहे हैं हमारे जॉब मार्केट में, नौकरियां बस मुट्ठी भर हैं, 50 से 60 लाख। ऑटोमेटिकली आधी जो जनसंख्या वर्कफोर्स में आ रही है, जॉब मार्केट में आ रही है, वो ऐसे ही फिल्टर आउट हो जा रही है, उनके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो परसिस्टेंट रहा है, कंसिस्टेंट है वो थोड़े पिछले कुछ सालों से। ये एक ग्राफ है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2019 जनवरी से लेकर के अब तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब एक
एक वो रेशियो जहाँ पे हमारा जो लेबर फोर्स है उसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितनों के पास काम नहीं है या काम वो ढूंढ रहे हैं, ये उस चीज का हिस्सा है। तो आप ये देखिए कि हम लोग जनवरी 2019 के बाद से लगातार ही 7% के ऊपर इसमें सफर कर रहे हैं। 7% अगर देखें, अगर इसको हम डेटा को अगर रियल फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आराम से हमें लगता है 1 करोड़ इसके ऊपर चला जाएगा, कि औसतन 1 करोड़ लोग हर साल बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये फिगर शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। सॉरी, मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ फोन में। फेसबुक पे भी हम लोग लाइव हैं और वहां पे कुछ सवाल आ रहे हैं तो वो देखा जाए। ये 2018 का एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कटआउट है, जहाँ पे बताया गया है कि 62,000 पोस्ट के लिए लगभग 2.8 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। ये रेलवे की नौकरी थी। इसमें 26,502 लोको पायलट के पोस्ट थे। उसके लिए 2.12 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। और इसके बाद की वैकेंसीज की बात की जाए तो देखिए कितनी कम है, लगभग 20,000 वैकेंसीज ही हैं। तो अब आते हैं असल मुद्दे पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसा मोहल्ला कह रहे हैं, खुद का काम करना। नवीन कुमार अग्निहोत्री कह रहे हैं सेल्फ प्लस एम्प्लॉय। बढ़िया। और सोचिए। राजीव सर, अगर आप कमेंट में लिख के बता सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हम किसी और के लिए काम करने की बजाय खुद के लिए काम करते हैं। किसी और के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करना, ये कैसा होगा? आप एक बार सोच के देखिए। मान लीजिए हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। ये फैक्ट्री हमारी तो नहीं है, हम वहां पे किसी और के अंडर काम कर रहे हैं। कोई और हमारा सुपरवाइजर है, हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे हैं। हम एक जो पुराना एक नीतिगत व्यवस्था है उसका ही पालन कर रहे हैं। महीने के अंत में एक फिक्स्ड सैलरी है, उसको पाने के लिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। हम अपने मालिक खुद हैं। हम जो भी कमाते हैं और जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो हमारा खुद का होगा। आप डेफिनेशन में जैसा देख रहे होंगे, a self-employed person earns his income by doing a profitable business। कई बार होता है कि हमें प्रॉफिट नहीं भी मिलते। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं एक डेटा पढ़ रहा था, यूरोप का डेटा था। उसमें जिन लोगों ने खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कहा था उसमें से तकरीबन 50% जो लोग थे वो, उनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं थी और उनका जो बिजनेस था वो भी प्रॉफिटेबल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कोई एग्जांपल आपके दिमाग में अगर आता है
सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का कौन हो सकते हैं? आपके घर के आसपास या किसी को आपने देखा हो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या वो क्या बिजनेस करते हो? रजनीश कह रहे हैं टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ। मयंक सुमन कह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो है जिससे खुद को बेहतर बनाकर मार्केट में लाते हैं। बढ़िया। हमारी साथी हैं गौरी। गौरी का कहना है कि डूइंग समथिंग फॉर सेल्फ विच कैन ड्राइव आवर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। बहुत अच्छे गौरी। चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल जो हमें एकदम अपनी आंखों के सामने आसपास दिख जाते हैं। एक तो ऑटो ड्राइवर है, दूसरा चाय वाला हो सकता है, तीसरा फल या सब्जी वाला हो सकता है हमारा। अब बात आती है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड बन करके क्या करते हैं, हम पैसे कैसे कमाते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। अब इसमें हम दो चीजें करते हैं, या तो हम अपने प्रोडक्ट को बेच करके पैसे कमाते हैं, या तो हम अपने सर्विसेज को बेच करके पैसे कमाते हैं। प्रोडक्ट को अगर बेचने की बात की जाए तो वहां पे क्या एग्जांपल आ सकता है? आपको कोई, अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो। जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं तब वहाँ पे जो बेसिक एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, वो कोई सा भी रेडी वाला हो सकता है, वो कोई सा भी चाय वाला हो सकता है, वो कोई सा भी फल वाला हो सकता है। जब हम सर्विसेज बेचने की बात कर सकते हैं तो हम एक फ्रीलांस टेक्नीशियन हो सकते हैं, एक फ्रीलांस हम मैकेनिक हो सकते हैं, हम किसी को काउंसलर, किसी के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जो हम खुद से करके पैसे कमा सकते हैं, जिसके बदले पैसे कमा सकते हैं। एक छोटा अंतर है कि ये भी बताना जरूरी है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखिए बेसिकली होता है ना कि हम अपने मर्जी के मालिक खुद हैं, तो इसीलिए हम अपने वर्क आवर को एक्सटेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अपनी, हम अगर मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा काम करेंगे, अगर मेरी ज़रूरतें कम हैं तो हम कम काम करेंगे, अगर मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं तो हम उस तरह से काम करेंगे। उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रख के। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई एक फिक्स्ड आवर्स नहीं होते हैं, बनस्पत के कि वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे एक फिक्स्ड वर्क आवर होता है, और वहाँ पे हम एक फिक्स्ड वे में काम करते हैं, फिक्स्ड समय होता है, फिक्स्ड महीने के दिन होते हैं, हफ्ते में हमें 5 दिन दफ्तर जाना पड़ता है, हम छुट्टी अपने हिसाब से नहीं ले सकते हैं, छुट्टियां फिक्स होती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा सिचुएशन में क्या सूट कर रहा है। अपने फैसले हम खुद ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कल को हम चाहें कि अगर हम अपना बिजनेस बड़ा करना है तो उसके लिए हम उसमें और पूंजी का निवेश करेंगे, तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये मेरे खुद के पास रहेगा। मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ और लोगों को हायर करना है, ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये मेरे पास है। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे कंपनी से अत्यधिक प्रेम है, और मुझे लगता है कि नहीं, कंपनी के बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे ये तमाम चीजें नहीं आनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वो हमें अपने सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा, सुपरवाइजर अपने सुपरवाइजर को बताएंगे, तो एक चेन होगा, जो चेन का अथॉरिटी हमको मानना पड़ेगा। हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएंगे वहां पे, भले वो कितने भी अच्छे के लिए क्यों ना हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में महीने के अंत में कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है।
ये डिपेंड करता है कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितना एनर्जी लगा रहे हैं, हमारे इनपुट्स क्या हैं, हम अपने बिजनेस के बारे में क्या क्या नई नई तरकीबें ला रहे हैं और बिजनेस में रिफाइनमेंट कैसे लेके आ रहे हैं। पेज एम्प्लॉयमेंट उसी उसी में बिल्कुल ही अलग होती है। एक फिक्स्ड सैलरी है जो हमें मिलती है। और कुछ अगर अंतर आपके दिमाग में हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर हम आ रहे हैं तो इससे जुड़े कुछ रिस्क भी होते हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी होता है। रिस्क के साथ साथ कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। अब ये रिस्क और बेनिफिट्स क्या हैं इसको थोड़ा समझते हैं। रिस्क क्या हो सकते हैं? बेसिकली दो तरह के रिस्क होते हैं। एक तो होते हैं इंटरनल रिस्क, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल रिस्क। अब इंटरनल रिस्क कैसे हो सकते हैं? इंटरनल रिस्क मतलब अंदरूनी रिस्क। मैं कितना निवेश कर सकता हूँ, क्या मेरे पास जितना निवेश करना है उतनी पूंजी है। अब देखिए, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होने जा रहा हूँ और मेरे पास जो अगर पूंजी है, हो सकता है कि वो मेरे जीवन इससे पहले के जीवन की कमाई हो, और अगर मैं वो पूरा पूरा झोंक रहा हूँ तो हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें पूरा उससे प्रॉफिट ही मिले। हो सकता है कि हमारा बिजनेस लॉस में चला जाए। तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है जहाँ हम हमारा जो भी पूंजी है उसको हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि क्या मेरे पास वो प्रेफर्ड स्किल है। अब मान लीजिए मुझे सर्विसेज देने हैं अपने एज ए टेक्नीशियन, लेकिन मुझे टेक्नीशियन का काम नहीं आता। मैंने दिमाग में सेट कर लिया कि अच्छा नहीं, ये ऐसे 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 होता है, मैंने घर पे कर रखा है, लेकिन मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है उसका, और मुझे उस चीज की प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है कि मैं उस चीज को पर्टिकुलर टेक्नीशियन के काम को कैसे कर सकता हूँ। तो एक बहुत जरूरी बात है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कि क्या मेरे पास वो प्रेफर्ड स्किल है जिस चीज का मैं काम करने जा रहा हूँ। दूसरा ये तो दो बेसिक थे जो हमें इंटरनल रिस्क के तौर पे दिखते हैं। और भी हो सकते हैं इंटरनल रिस्क। आपके हिसाब से अगर कुछ और आपको लगता है कि अंदरूनी रिस्क होते होंगे तो आप उसको अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। दूसरे कुछ होते हैं एक्सटर्नल रिस्क, बाहरी रिस्क, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं उन चीजों के लिए। जैसे कि रॉ मटेरियल का प्राइस। अगर मान लीजिए मुझे एक चाय की रेहड़ी लगानी है, ठीक है। अगर चाय की रेहड़ी लगानी है और कल को मैंने मार्केट का स्टडी कर रखा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट है दूध का 40 रुपए का, 40 रुपए से ज्यादा हमें दूध में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब कल को अगर दूध का जो दाम है वो 50 रुपए हो जाए, ये हमारा जो थॉट प्रोसेस चल रहा है अपने बिजनेस को लेकर के कि नहीं हमें 40 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या हम वो कर पाएंगे कि नहीं, ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है हमारे लिए, जहाँ पे हम बाहरी कारणों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर दूध का प्राइस बढ़ गया तो क्या, अगर चाय पत्ती का दाम बढ़ गया तो क्या, वैसे ही मार्केट में अगर कंपटीशन आ गया तो क्या करेंगे हम। अगर मान लीजिए आपका एक चाय का रेडी है, आपके बाजू में आपके ही किसी दोस्त ने आपके सामने आकर के चाय का रेडी लगा दिया, उसमें बहुत सारे नए नए चीज, चाय की रेडी के साथ उन्होंने एक छोटा ढाबा जैसा भी शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि उनके पास आपके कस्टमर जाने लगेंगे। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो आपको उस रिस्क को उठाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। फिर आते हैं बेनिफिट्स की बात कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं। पहला तो ये है कि हम वो करके पैसे कमाते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमारा कोर इंटरेस्ट लाई करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे ही कुछ एक दोस्त हैं जिनका हम उदाहरण देते हैं आपको। उन्होंने इंजीनियरिंग करी, 1-2 साल उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करा, उसके बाद उनको लगा कि नहीं यार ये अब मेरे लिए बोरिंग हो रहा है, मुझे तो फोटोग्राफी पसंद है, मैं फोटोग्राफी क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो फोटोग्राफी करनी चाहिए।
तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर फ्रीलांस फोटोग्राफी शुरू करी। तो अभी वो लोग अपने रेगुलर जॉब को छोड़ चुके हैं और फ्रीलांस फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो वहां पे उन्होंने एक रिस्क को उठाया कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, अगर हाँ तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी आप इनकम कमाते हैं, वो पूरा पूरा आपका होता है, आपको ये किसी के साथ शेयर करना नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि हमें फ्रीडम होती है चूज करने की कि हम अपना बिजनेस कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी देर करेंगे। और भी तमाम चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि हम अपने बिजनेस को सिर्फ एक ही जगह ना करें। हो सकता है कि मेरे पास एक फूड ट्रक हो, हम दिन में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह जा करके डिमांड जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे अपना फूड ट्रक लगाएंगे। हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। फिर दूसरा ये, इससे हमें सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलता है। हो सकता है कि होता है ना कभी कभी कि हम अपने लिए अगर काम करते हैं तो हम उसमें अपना पूरा उसमें हम अपना पूरा पूरा इंटरेस्ट झोंक डालते हैं। हम अपने हिसाब से, जैसा पुराने एग्जाम्पल में हमने डिस्कस करा था ना कि हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और हमको अपने सुपरवाइजर का डिसीजन फॉलो करना पड़ रहा है या अपने जो फैसले हैं वो उनके मुताबिक लेने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही। हम अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए खुद से मेहनत कर रहे हैं। लास्ट एक ये भी है कि हम अपने अनुसार अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें अपने बिजनेस में इनफ प्रॉफिट आ रहा है, या हो सकता है कि मेरा जो बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर जगह में बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट कर रहा है, मेरे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है हम थोड़ी और पूंजी निवेश करेंगे और अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे। अच्छा, अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, हम पैसे भी कमा रहे हैं, अब क्या? हमारा अगला कदम क्या होगा? कोई गेस? ये हमारे अगले सेशन के लिए है कि अगला सेशन आपको क्या लगता है किस चीज पे होगा? अगला सेशन हमारा होगा एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप पर, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक स्वरोजगारी से उद्यमी बन सकते हैं। स्वरोजगार और उद्यमिता, हो सकता है दोनों टर्म एक जैसा साउंड करते हैं और बहुत हद तक सिमिलर भी हैं, लेकिन उद्यमिता स्वरोजगार का अगला स्टेप है। कैसे? अगर स्वरोजगार जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं तो वहाँ हम सारा मेहनत खुद के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक स्वरोजगारी से हम एक उद्यमी बन जाते हैं तो हम बस अपने लिए नहीं सोचते, हम अपने समाज के लिए भी सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? जब हम एक उद्यमी बनते हैं तो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें चाहिए होते हैं लोग, तो कुछ एक लोगों को हम रोजगार देते हैं। अब अगर हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो हो सकता है कि हमें अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग दूसरे बिजनेसेस की जरूरत पड़े। अब मान लीजिए मेरा अगर चाय का ठेका है और मेरा चाय का पहले छोटा सा एक रेडी था, अब मैंने चाय का एक बड़ा सा ठेका लगा लिया है, जहाँ पे मैंने बेंचेस लगाए हैं, टेबल लगाए हैं, और बस चाय नहीं, वहाँ पे अब हम मैगी भी बेच रहे हैं। तो इस बीच में हमने क्या किया? इस बीच में हमें अलग अलग लोग चाहिए जिनसे हम मैगी थोक के भाव में ले सकेंगे। हमें कुछ एक वेंडर्स चाहिए होंगे जहाँ से हम दूध लेंगे। तो इसी तरह से हम एक सप्लाई चेन का निर्माण करेंगे, और वो जो सप्लाई चेन होगी वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करेगी, तो हमारा समाज में भी एक कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो अगला जो सेशन होगा हमारा वो एंटरप्रेन्योरशिप पे होगा। उम्मीद है कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे।
अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप फेसबुक के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम लोग मिलते हैं 21 को, जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। तब तक के लिए आप क्वेस्ट ऐप डाउनलोड क्वेस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा एक मॉड्यूल है उस पे एंटरप्रेन्योरशिप का, एक बार उससे गो थ्रू कीजिए। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं उसमें हमने डाली हुई सीखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा इस महामारी की सिचुएशन में।